वेलकम टू द डायलॉग। आज हम भारत की अंतरिक्ष यात्रा की एक गहरी पड़ताल कर रहे हैं। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर देखेंगे कि कैसे ऐतिहासिक कामयाबी मिली और भविष्य की क्या बड़े प्लान्स हैं। भारत कैसे दुनिया की एक अहम स्पेस पावर बना और आगे क्या करने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। भारत की कहानी, जैसा आपने कहा, बहुत साधारण शुरुआत से हुई थी। 1962 में आइंकोस्पार बना। हाँ, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। हाँ, और फिर 1975 में आर्यभट्ट, भारत का पहला उपग्रह। जी, और यहीं से कहानी दिलचस्प होती है। स्वदेशी तकनीक बनाना और सही वक्त पर अंतर्राष्ट्रीय मदद लेना, ये दो खास बातें रही हैं। आर्यभट्ट ने हमें क्लब में तो एंट्री दिला दी, पर असली उड़ान तो बाद में भरी गई। जैसे 2014 में मंगलयान, वो तो कमाल था। पहले ही अटेम्प्ट में मंगल की ऑर्बिट में पहुंचना, और वो भी इतने कम खर्चे में। हाँ बिल्कुल, दुनिया का पहला देश जिसने ये किया। ये दिखाता है कि कैसे कम लागत में भी बेहतरीन इंजीनियरिंग हो सकती है। साथ में मॉड्यूलर डिजाइन, मतलब चीजों को हिस्सों में बनाना, पुरानी टेक्नोलॉजी का नया इस्तेमाल और मिशन मैनेजमेंट में भी काफी नए तरीके अपनाए गए। इसमें दुनिया को दिखाया कि बड़े स्पेस मिशन कम बजट में भी मुमकिन है। हाँ, और अभी हाल की सफलता 2023 में चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले पहले देश बने हम। ये बहुत बड़ी बात थी। जी हाँ, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने बहुत जरूरी डेटा भेजा वहां से। आपने पानी की बर्फ की खोज की बात की थी, वो भविष्य के लिए इतनी जरूरी क्यों है? देखिए, पानी की बर्फ सिर्फ पीने के पानी का सोर्स नहीं है। ये भविष्य के मून मिशंस के लिए गेम चेंजर हो सकती है। उसे तोड़कर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना सकते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन यानी रॉकेट का फ्यूल। अच्छा। और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन। इससे चांद पर लंबे समय तक रुकना आसान होगा और शायद वहीं से आगे के मिशन भी भेजे जा सकें। पृथ्वी से सब ले जाने का खर्चा बच जाएगा। अरे वाह, ये तो वाकई भविष्य बदल सकता है। और ये सब हुआ अपनी बनाई टेक्नोलॉजी के दम पर। जैसे लॉन्च व्हीकल्स की बात करें तो PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसे तो इसरो का वर्क हॉर्स कहते हैं ना। कई सालों से सफलतापूर्वक काम कर रहा है, सबसे भरोसेमंद। और फिर है GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये भारी सैटेलाइट्स को ऊपर की कक्षाओं में ले जाता है, खासकर जब से हमने अपना क्रायोजेनिक इंजन बना लिया। क्रायोजेनिक इंजन, ये क्या होता है खास? इसमें बहुत ठंडे तरल ईंधन जैसे लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस्तेमाल होते हैं। इससे रॉकेट को बहुत ज्यादा ताकत, थ्रस्ट मिलता है। भारी सैटेलाइट्स के लिए जरूरी है ये। समझ गई। और अब है LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3। इसे मानव रेटेड कहते हैं। जी हाँ, LVM-3 ये हमारा सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। और मानव रेटेड का मतलब है कि इसे इंसानों को अंतरिक्ष में सुरक्षित ले जाने के लिए खास तौर पर डिजाइन और टेस्ट किया गया है। इसमें ज्यादा सेफ्टी फीचर्स होते होंगे? हाँ, बहुत ज्यादा। जैसे क्रू एस्केप सिस्टम, कि अगर लॉन्च में कोई गड़बड़ हो तो एस्ट्रोनॉट्स को रॉकेट से दूर ले जा सकें। इसके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बहुत सख्त होते हैं। ठीक है। और सैटेलाइट्स में? इनसैट ने तो कम्युनिकेशन में क्रांति ला दी थी। बिल्कुल, टीवी, फोन, मौसम की जानकारी सब इनसैट से। और IRS यानी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स? हाँ, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। इनसे खेती, पानी के सोर्स, जंगल, आपदा प्रबंधन, इन सब में बहुत मदद मिली है। और नाविक, हमारा अपना नेविगेशन सिस्टम? जी, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। ये हमारे क्षेत्र में GPS की तरह काम करता है, पर यह हमारा अपना है, स्वतंत्र। तो इस मजबूत बुनियाद पर अब भविष्य के और भी बड़े मिशन प्लान हो रहे हैं। सबसे पहले गगनयान। हाँ, गगनयान, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन। लक्ष्य है 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को 3 दिन के लिए पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर, लो अर्थ ऑर्बिट में भेजना और सुरक्षित वापस लाना। इसकी टाइमलाइन क्या है? मैंने सुना कुछ पायलट्स भी चुन लिए गए हैं। पहली उड़ान बिना इंसान के होगी, G1। उसमें व्योम मित्र नाम का एक रोबोट जाएगा। ये शायद 2025 के आखिर तक हो। उसके बाद और टेस्ट फ्लाइट्स होंगी और फिर पहली मानव उड़ान H1, वो 2027 की शुरुआत में टारगेट है। और एस्ट्रोनॉट्स? हाँ, इंडियन एयरफोर्स के 4 टेस्ट पायलट चुने गए हैं। प्रशांत बालकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला तो अभी हाल ही में
एक्सियम मिशन 4 पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी होकर आए हैं। अच्छा, तो उन्हें तो अनुभव मिल गया होगा। जी, गगनयान के लिए वो अनुभव बहुत कीमती होगा। गगनयान के बाद चंद्रयान 4? हाँ, अगला बड़ा कदम चंद्रयान 4। लक्ष्य है चांद के साउथ पोल से करीब 2-3 किलो मिट्टी पत्थर लेकर पृथ्वी पर वापस आना। नमूना वापसी मिशन, ये तो बहुत मुश्किल होगा। हाँ, ये बेहद जटिल मिशन है। इसमें शायद 5 अलग-अलग हिस्से होंगे, 2 बार लॉन्च करना पड़ेगा और ऑर्बिट में उन्हें जोड़ना होगा। ये 2027-28 के बाद ही हो पाएगा। अगर सफर हुए तो हम अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथे देश होंगे जो चांद से सैंपल लाएगा। जबरदस्त। और शुक्र ग्रह के लिए भी कुछ है, शुक्रयान 1? जी, शुक्रयान 1। इसका मकसद है शुक्र ग्रह की सतह के नीचे देखना, उसके घने बादलों वाले वायुमंडल को समझना और सूरज से उसका क्या कनेक्शन है ये स्टडी करना है। लॉन्च 2028 के लिए प्लान है। इसमें कई वैज्ञानिक उपकरण होंगे और इसरो पहली बार एरो ब्रेकिंग तकनीक इस्तेमाल करेगा। एरो ब्रेकिंग वो क्या है? मतलब शुक्र के वायुमंडल का इस्तेमाल करके स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार धीमा करना। इससे फ्यूल बचता है। अच्छा, ये तो काफी स्मार्ट है। इन बड़े मिशनों के साथ क्या प्राइवेट सेक्टर भी आ रहा है अब स्पेस में? हाँ बिल्कुल। SSLV यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, छोटे सैटेलाइट्स के लिए सस्ता लॉन्च ऑप्शन है और इसकी टेक्नोलॉजी प्राइवेट कंपनियों को दी जा रही है, जैसे हिल और NSIL मिलकर बनाएंगे। इनस्पेस नाम की संस्था प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा दे रही है, जैसे स्काई रूट, अग्निकुल, ये अपने रॉकेट बना रहे हैं। और स्पेस टूरिज्म की भी बात सुनी थी मैंने। हाँ, 2030 तक सब ऑर्बिटल स्पेस टूरिज्म शुरू करने का भी लक्ष्य है, मतलब पृथ्वी के थोड़ा ऊपर तक सैर। अनुमान है कि एक सीट का खर्चा करीब 6 करोड़ रुपए हो सकता है। वाह! अच्छा, इसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, मतलब दूसरे देशों के साथ मिलकर काम करना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। जैसे नासा के साथ निसार मिशन चल रहा है, ये पृथ्वी को देखने वाला एक जॉइंट रडार मिशन है। शुभांशु शुक्ला की ISS उड़ान भी नासा के सहयोग से हुई। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA गगनयान के लिए जमीन से ट्रैकिंग में मदद कर रही है। जापान की स्पेस एजेंसी JAXA के साथ लूपेक्स नाम का एक जॉइंट मून मिशन प्लान हो रहा है। शायद वो भी सैंपल रिटर्न मिशन हो। तो ये पार्टनरशिप फायदेमंद है। हाँ, इससे ज्ञान, टेक्नोलॉजी, खर्चा और रिस्क सब शेयर होता है। और इन सब का आखिर में लक्ष्य क्या है? भारत का स्पेस विजन 2047। हाँ, ये एक बड़ा विजन है। 2035 तक भारत का अपना स्पेस स्टेशन बनाने का लक्ष्य है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, और 2040 तक किसी भारतीय को चांद पर उतारना। चांद पर इंसान? जी, और उससे पहले 2031 में मंगलयान 2 भेजने का भी प्लान है, जिसमें शायद एक लैंडर और रोवर भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर देखें तो भारत की स्पेस यात्रा अपनी टेक्नोलॉजी, कम लागत में काम करने की क्षमता और अब दुनिया भर के देशों के साथ बढ़ती साझेदारी का एक शक्तिशाली मिश्रण है। हाँ, और ये साफ तौर पर एक बहुत महत्वाकांक्षी भविष्य की तरफ इशारा कर रहा है। आखिर में एक सवाल मन में आता है, जैसे जैसे भारत ये मुश्किल और बड़े मिशन कर रहा है, तो ये सिर्फ अपनी तकनीकी ताकत ही नहीं दिखा रहा। सही कहा। बल्कि ये मानवता के ज्ञान की खोज और अंतरिक्ष को समझने के भविष्य को कैसे शक्ल दे सकता है। ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचना चाहिए। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं, ये पूरी मानवता के भविष्य से जुड़ा है। बिल्कुल। इस विषय पर हमारे श्रोताओं के क्या विचार हैं, वो नीचे टिप्पणी अनुभाग में अपने विचार जरूर साझा करें।